मेरा युवा भारत 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। स्वतंत्रता की 75वीं 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ 100 वर्षगांठ तक की 25 वर्ष अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि देश वर्ष 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और ग्रामीण शहरी युवाओं को एक मंच पर ला सके। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए स्वायत्त शासी निकाय ऑटोनोमस बॉडी नामतः मेरा युवा भारत माई भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। स्मरणीय तथ्य हैं, इससे संबंधित 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा यूथ की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों एडोलेसेंट्स के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों कंपोनेंट्स के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। फिजिटल का तात्पर्य है फिजिकल प्लस डिजिटल, तो फिजिकल प्लस डिजिटल से है जिसमें भौतिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी के साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता पैसिव रिसिप्टेंट की जगह विकास का सक्रिय संचालक एक्टिव ड्राइवर बनाने में मदद करेगा। अगला टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। किसकी शहादत को याद करते हुए? साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य हैं 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया।
अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा हरियाणा एवं राजस्थान। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा गुजरात और तीसरा हरियाणा एवं राजस्थान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 मंत्रालय निम्नवत हैं, पहला केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और तीसरा केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो पहला है विदेश, दूसरा है रक्षा और तीसरा है रेल एवं शिक्षा मंत्रालय। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक, अमृत महोत्सव मेमोरियल का शिलान्यास किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यास किया गया है। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अभियान की टैगलाइन थी, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन थी। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया। RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित रेल बेस्ड प्रणाली है। यह एक समर्पित उच्च गति, उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। RRTS मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि इसे अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। RRTS की गति मेट्रो रेल से लगभग 3 गुनी अधिक होती है और इनमें मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव, फ्यूअर स्टॉपेज होते हैं। RRTS पारंपरिक रेलवे से अलग है क्योंकि यह एक समर्पित पथ पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय और उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा को सुगम बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 RRTS गलियारों के विकास की सिफारिश की गई थी। ये हैं 8 RRTS गलियारे निम्नवत: दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम, SNB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ से रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़ और दिल्ली शाहदरा और बड़ौत। स्मरणीय तथ्य: 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकती है। RRTS की संचालन गति ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर पर घंटा, जबकि औसत गति एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा होगी। अगला टॉपिक है इसमें गांगेय डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। गांगेय डॉल्फिन, गंगेस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। उल्लेखनीय है कि गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष 3 मीठे पानी की डॉल्फिनों में यांगत्से नदी, जो कि चीन में बहती है, में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन के नाम से उल्लेखनीय है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉल्फिनें प्राय समुद्री जल में ही पाई जाती हैं, लेकिन उपर्युक्त वर्णित चारों प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती हैं। खास बात यह है कि ये स्तनधारी अंधे ब्लाइंड होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन यानी कि ध्वनि उत्सर्जित करना और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं या शिकार का पता लगाना क्षमताओं के कारण उत्कृष्ट शिकारी भी होते हैं। स्पष्ट है कि ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से शिकार करते हैं। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य: अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश में जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में अधिसूचित किया था। वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। असम सरकार द्वारा 2008 में इसे राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन इंडस रिवर डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली स्टेट फिश है चितला, इंडियन फीदरबैक है, जबकि देसी मांगुर इंडियन वॉकिंग कैटफिश बिहार की राज्य मछली है। IUCN की लाल सूची IUCN रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। इन्हें साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट 1 अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध किया गया है। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्यिकी दिवस वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर घोल मछली ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाता है।
गुजरात की राज्य मछली घोल मछली हो गई है, जिसको इंग्लिश में ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर कहते हैं। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनीबिया डाइकैंथस है। वैज्ञानिक नाम प्रोटोनीबिया डाइकैंथस है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे गोल्डन ब्राउन रंग वाली यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में है। उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी पीएम मोदी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मुलरीज और भारत की भेषज संहिता में प्रलेखित आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नए गंभीर और दीर्घकालिक क्रॉनिक दोनों प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसका आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार का जनता के लाभ हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। स्मरणीय तथ्य: नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज नई दिल्ली ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, ये पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों यानी प्रथाओं और रोगों से जुड़े विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का एक मंच प्रदान करेगी। दूसरा है, यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देगी। अगला टॉपिक है भारतीय भेषज संहिता आयोग PTG का सदस्य। भारतीय भेषज संहिता यानी कि इंडियन फार्माकोपिया को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों स्टैंडर्ड्स की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय भेषज संहिता आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। दवाओं के मानकों का निर्धारण करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह PDG फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में संपन्न हुआ 3 से 4 अक्टूबर के बीच। यह अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित PDG की प्रथम बैठक थी। साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी।
इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया और अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस समूह में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता विजिबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं के गुणवत्ता मानकों को डिज़ाइन करता है। इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू एवं वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। अगला पॉइंट है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे समक्का सरल्ला जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी समक्का एवं सरलम्मा यानी कि सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह मेला समक्का एवं सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर टैक्स लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में संशोधन करना है। यह संशोधन समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा एवं 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। ट्रैवल फॉर लाइफ अगला टॉपिक है इसमें। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि लाइफ शब्द का तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से है। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र यानी कि COP26 में प्रस्तावित किया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ को पर्यावरण अनुकूल इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDCS नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में शामिल करने वाला पहला देश है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य
27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की भागीदारी में प्रारंभ किया गया है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम सेक्टोरल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस के में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय थीम्स निम्नवत हैं। पहला, ऊर्जा की बचत, सेव एनर्जी। दूसरा, जल की बचत, सेव वाटर। तीसरा, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। चौथा, अपशिष्ट को कम करना, रिड्यूस वेस्ट। पांचवा, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज़। छठवां, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। सातवां, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, कंज्यूम लोकल फूड्स। आठवां, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, कंजर्व नेचुरल हेरिटेज। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। पहला, स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। दूसरा, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई। पर्यटन के माध्यम से गांवों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके तहत कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। इनमें से 5 गांवों को स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 10 गांवों को रजत यानी कि सिल्वर और 20 गांवों को कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गांव हैं तो यहाँ पे गांव, जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। दावर गांव है, जिला है बांदीपोरा, जम्मू कश्मीर का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का गांव है सरमोली। मिजोरम का एक जिला है ममित, उसका गांव है रेई एक। केरल का जिला इडुक्की और उसका गांव है कंथालरू। मध्य प्रदेश का जिला है पन्ना और गांव है मडला। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांवों में उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है। आगे के पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL को पंजीकृत किया गया था। उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सहकारी समिति के रूप में की गई है।
NCOL का लक्ष्य जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज पर मुनाफे में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। स्मरणीय तथ्य से संबंधित 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और आगे NCOL द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार कॉन्सेप्ट के साथ सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई। एकात्मकता की मूर्ति आदि शंकर, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान थे। ये अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मकता वननेस के सिद्धांत को मानते थे। इनका जन्म केरल राज्य के कालडी ग्राम में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका तथा एवं बद्रीनाथ स्थित 4 मठों की स्थापना की। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ, फंडामेंटल टेक्स्ट उनकी उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 21 सितंबर 2023 को मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। 21 सितंबर 2023 को इस मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में आयोजित शंकरवत रणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान ने अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। आचार्य शंकर की एक बहुधातु प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्था से युक्त इस बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकात्मक धाम निर्धारित किया गया है। एकात्मकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा, वॉकिंग पोस्चर में दर्शाया गया है। यह प्रतिमा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, मिश्र धातु, 88% तांबा जिसे कॉपर भी कहते हैं, प्लस उसमें 8% टिन एवं 4% सीसा लेड से निर्मित है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन पेडेस्टल के ऊपर स्थित है, जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार बेस पर टिका हुआ है। यह प्रतिमा इस प्रकार निर्मित की गई है कि यह 500 वर्षों से भी अधिक समय तक खड़ी रह सकती है। इस प्रतिमा का वैचारिक स्केच, कॉन्सेप्चुअल स्केच प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार वासुदेव कामथ ने तैयार किया है। इस स्केच के आधार पर सोलापुर, महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने एकात्मकता की मूर्ति का निर्माण किया। भगवान रामपुरे ने भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मूर्तियां निम्नवत हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में है। गोमटेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में है। भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में है और मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक आदि में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड, अमेरिका में BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
मैरीलैंड, अमेरिका में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया। यह भारत से बाहर स्थित बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति रेप्लिका है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। ज्ञातव्य है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, उसको भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। हैदराबाद में स्थित इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन अगला टॉपिक है। इसमें हल्दी वानस्पतिक नाम इसका है कुरकुमा लौंगा। जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है। यह एक सदाबहार एवं औषधीय गुणों से युक्त पौधा है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। कर्क्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय बायोएक्टिव यौगिक होता है। यह जैव सक्रिय यौगिक प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट एवं कैंसर रोधी एंटी कैंसर गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में भारत में हल्दी उत्पादन 11.61 लाख टन था, जो वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से भी अधिक है। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। स्मरणीय तथ्य: 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निम्न प्रमुख कार्य होंगे। पहला, यह बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। दूसरा, हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। तीसरा, नए उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। चौथा, मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। विगत वर्षों के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था और दूसरी बार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 14 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार 13वीं लोकसभा में पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान संशोधन 85वां विधेयक 1999 के नाम से 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया। हालांकि मई 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त या व्यपगत लैप्स हो गया और पारित नहीं हो सका। स्मरणीय तथ्य से संबंधित 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 21 सितंबर 2023 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र स्पेशल सेशन के दौरान पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले सदस्यों में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी एवं सैयद इम्तियाज जलील शामिल हैं, जबकि राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद यथा 330A, 332A तथा 334A को जोड़ा गया है। नए अनुच्छेद 330A को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए 332A को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। संविधान में नए अनुच्छेद 334A को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाले परिसीमन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। यह परिसीमन संविधान 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद
कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं जो निम्नवत हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभीम। चौथा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन PMABDM। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। 13 सितंबर 2023 को यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं के क्रांतिकारी परिवर्तन का भी एक प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आभा ABHA ID निर्माण एवं गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तपेदिक एवं सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को 17 दिसंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक इसे सेवा पखवाड़ा कहते हैं के दौरान लागू किया गया। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत निम्न 3 घटकों कंपोनेंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। पहला, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा आयुष्मान मेला, तीसरा आयुष्मान सभा। आरोग्य मंथन एक छोटा पॉइंट है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं ने एक प्रमुख पड़ाव को प्राप्त किया। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के कार्यान्वयन को 5 वर्ष पूर्ण हो गए, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की दूसरी वर्षगांठ थी। उपर्युक्त दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने एवं इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। 25 से 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर PMJ एवं ABDM के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। सर्वाधिक संख्या में उपचार हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया। बड़े राज्यों में केरल को, छोटे राज्यों में मेघालय को और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया। ABPMJ के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने, हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन के लिए बड़े राज्यों में असम को, छोटे राज्यों में नागालैंड को और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। बड़े राज्यों में असम को, छोटे राज्यों में नागालैंड को और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को विजेता घोषित किया गया सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। अगला टॉपिक है मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। मिथुन वैज्ञानिक नाम बॉस फ्रंटालिस
को प्राय पर्वतों के पशु कैटल ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। यह वोविडे परिवार का सदस्य है और मवेशियों कैटल्स एवं भैंसों का दूरस्थ संबंधी है, डिस्टेंट रिलेटिव है। ऐसी अभिधारणा है कि यह जंगली गौल का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के उष्ण वनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की कुल संख्या लगभग 3.8 लाख है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य: 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन डे के रूप में मनाने की घोषणा की। 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की घोषणा राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने की। इसके अतिरिक्त मिथुन के मांस का नामकरण विषि के रूप में करने की घोषणा की। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून 1988 में नागालैंड में की गई थी। अगला टॉपिक है सांची, भारत का पहला सौर शहर। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूपों, एकाश्मी अशोक स्तंभ, मोनोलिथिक अशोकन पिलर, मंदिरों, बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। सांची में कई स्तूप स्थित हैं, जिनमें से सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्ष 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वर्ष 1989 में सांची के बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। स्मरणीय तथ्य: 6 सितंबर 2023 को मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी के रूप में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन MOU भी हस्ताक्षरित हुआ। सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा। नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप भविष्य में सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सांची के एक सौर शहर बनने के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में लगभग 14,000 टन की कटौती होगी। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पावर्ड गांव घोषित किया गया। इस गांव में भू आधारित ग्राउंड माउंटेड 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सोलराइजेशन ऑफ मोढेरा सूर्यग्राम सन विलेज परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक नेट
रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव बन गया है। अगला पॉइंट, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक हाई स्टैंडर्ड पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय के समान अकादमिक दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह दर्जा इन संस्थानों को उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षणिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के NCERT के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। अगला टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी के आधार पर 131 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्मरणीय तथ्य, 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर, श्रेणी यहाँ पे दी हुई है और रैंक दिए हुए हैं, शहर फिर राज्य। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहर होंगे। तो मध्य प्रदेश का इंदौर है पहले रैंक पे, उत्तर प्रदेश का आगरा है दूसरे रैंक पे, महाराष्ट्र का ठाणे है तीसरे रैंक पे। तो इंदौर है, फिर आगरा है, फिर ठाणे है। श्रेणी 2 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या में महाराष्ट्र का अमरावती पहले रैंक पे है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे रैंक पे है और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे रैंक पे है। तो पहले अमरावती है, फिर मुरादाबाद है, फिर गुंटूर है। अगली श्रेणी है तीसरी, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले। तो हिमाचल प्रदेश का परवाणु पहले रैंक पे है, हिमाचल प्रदेश का ही काला अम्ब दूसरे रैंक पे है और उड़ीसा का शहर अंगुल तीसरे रैंक पे है। उत्तर प्रदेश की स्थिति, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो यहाँ पे श्रेणी दी हुई है। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। यहाँ पे समग्र रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है आगरा, 11वीं रैंकिंग पे है वाराणसी, 12वीं रैंकिंग पे है गाजियाबाद, 15वीं रैंकिंग पे है मेरठ और 23वीं रैंकिंग पे कानपुर, 24वीं रैंकिंग पे लखनऊ और 28वीं रैंकिंग पे प्रयागराज। तो एक बार फिर से देखते हैं, दूसरी रैंकिंग पे आगरा, 11वीं रैंकिंग पे वाराणसी, 12वीं रैंकिंग पे गाजियाबाद, 15वीं पे मेरठ, 23वीं पे कानपुर, 24वीं पे लखनऊ और 28वीं पे प्रयागराज।
श्रेणी 2 के तहत दूसरी रैंकिंग पे है मुरादाबाद, चौथी रैंकिंग पे है फिरोज़ाबाद, छठवीं रैंकिंग पे है बरेली, 7वीं पे झांसी, 11वीं पे गोरखपुर और 24वीं पे नोएडा। श्रेणी 2 जो है वो 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या की है। श्रेणी 3 लाख से कम की जनसंख्या पे चौथी रैंकिंग पे है रायबरेली, 16वीं रैंकिंग पे है गजरौला, 28वीं रैंकिंग पे है खुर्जा और 33वीं रैंकिंग पे है अनपरा। अगला टॉपिक है भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। देश की बैठकों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की संकल्पना को जन्म दिया। इस परियोजना के तहत प्रगति मैदान स्थित पुरानी एवं जर्जर हो चुकी सुविधाओं का नवीकरण किया गया है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन किया। IECC परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोहों के लिए स्थापित एक मंडपम था। 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोहों के लिए स्थापित एक मंडपम था। लगभग 123 एकड़ के क्षेत्र के साथ ICC परिसर को भारत के सबसे बड़े MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू स्थापित की गई है। नटराज नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 28 फीट है। यह मूर्ति अष्ट धातु, जिसमें स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा, जस्ता से निर्मित है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन ने स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कारीगर, आर्टिशियन एवं शिल्पकार, क्राफ्ट पीपल भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों या उपकरणों की सहायता से कार्य करते हैं और प्राय स्वयं नियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इन्हें सामान्यतः अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक, इनफॉर्मल या असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये लोग मुख्यतः लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में संलग्न होते हैं। स्मरणीय तथ्य, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर की एक नई योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। यह योजना सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन है
सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। सम्मान सामर्थ्य समृद्धि टैगलाइन है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त 2027-28 तक निर्धारित है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा जो निम्नवत हैं। पहला बढ़ई, दूसरा नाव निर्माता, तीसरा अस्त्र निर्माता, चौथा लोहार, पांचवा हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, छठा ताला बनाने वाला, सातवां स्वर्णकार, आठवां कुम्हार, नौवां मूर्तिकार, 10वां मोची, 11वां राजमिस्त्री, 12वां टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता जूट बुनकर, 8वां 13वां गुड़िया एवं खिलौना निर्माता पारंपरिक, 14वां नाई और 15वां माला बनाने वाला, 16वां धोबी, 17वां दर्जी, 18वां मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र एलिजिबल बनाना। विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन स्किल अपग्रेडेशन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक एप्लीकेंट को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलेट्रल मुक्त कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज विकास ऋण एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। प्रथम ABDM माइक्रोसाइट 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने के बाद से स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारक इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ABDM के साथ इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स का विचार परिकल्पित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में NHA द्वारा ABDM के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है। इन माइक्रोसाइट्स में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ABDM के अंतर्गत लाने के केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे। इससे ABDM का विस्तार देश भर के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक करने में मदद मिलेगी। स्मरणीय तथ्य 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। इस प्रकार मिजोरम ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मिजोरम ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM सक्षम बनाया जाएगा एवं मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। मिजोरम ने आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ABDM के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम,
अस्पतालों, सामान्य 10 से कम बिस्तर वाले प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो ABDM सक्षम हैं और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये माइक्रोसाइट्स देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। अगला टॉपिक है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022। भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता ICAC इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने वाले शहरों, परियोजनाओं और नवाचारी विचारों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। अब तक 2018, 19 एवं 20 में ICAC के 3 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। ISAC के चौथे संस्करण को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। स्मरणीय तथ्य 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ISAC 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसके तहत इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, जबकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। ISAC 2022 के तहत विजेताओं की सूची, श्रेणी और विजेता शहर यहाँ पे हैं। तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर को, सूरत को, फिर तीसरे नंबर पे आगरा को मिला है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड पहले नंबर पे है इंदौर, दूसरे नंबर पे है सूरत और तीसरे नंबर पे है आगरा। श्रेणी राज्य पुरस्कार विजेता राज्य हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर है दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश भी। तो इसे याद रखेंगे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों हैं। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म विजन के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इनमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 126 रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में 98 रेलवे स्टेशन का स्थान है। बिहार के कुल 92 रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। प्रमुख राज्यों में इन रेलवे स्टेशनों का वितरण निम्नवत है: उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में भी 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 आदि। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि उत्तर प्रदेश में 50 रेलवे स्टेशंस हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। अगला टॉपिक है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को वर्ष 2010 से ही शामिल किया जाता रहा है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्रीय नॉन मॉनेटरी गरीबी सूचकांक है। इसके तहत 3 आयामों यथा स्वास्थ्य,
शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना नेशनल MPI प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 टू 2021 पर आधारित है। इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें NFHS 4 2015-16 एवं NFHS 5 2019 से 21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार NFHS 4 एवं NFHS 5 के मध्य सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य: पहला उत्तर प्रदेश है 3.43 करोड़ के साथ, दूसरा है बिहार 2.25 करोड़ और तीसरा है मध्य प्रदेश 1.36 करोड़। वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो वर्ष 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई। स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 32.59% वर्ष 2015-16 से घटकर 19.28% वर्ष 2019 से 21 हो गई है। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य MPI वैल्यू 0.117 से घटकर 0.066 हो गया है। सद्य रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 के निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले ही SDG लक्ष्य 1.2 बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय MPI 2023 सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य, तो यहाँ पे रैंक हैं, राज्य हैं। बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 2019 से 21% में और बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 2015-16% में। तो यहाँ पे बिहार है 2019-21 में 33.76% है और 2015-16 में 51.89% थी। झारखंड में 2019-21 में 28.81% और 2015-16 में 42.10%। मेघालय में 27.79% और 2015-16 में 32.54%, यानी कि सब में कमी आई है।
सब में कमी आई है 2015-16 के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में भी 2015-16 में 37.68% थी, जो कि 2019-21 में 22.93% हो गई, कम हो गई। मध्य प्रदेश में भी 2015-16 में 36.57% थी और यही 2019 से 21 में 20.63% हो गई। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.55% वाला राज्य है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.55% वाला राज्य है। वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली और दमन दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक 9.21%, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम 0.85% है। बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी शीर्ष 5 राज्य, तो ये राज्य हैं। और बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी प्रतिशत में, तो सबसे पहले है बिहार। बिहार में 18.13% से कमी आई है। मध्य प्रदेश में 15.94 से कमी आई है और उत्तर प्रदेश में 14.75% से कमी आई है। उड़ीसा में 13.65 से कमी आई है। राजस्थान में 13.56 से कमी आई है। परसेंटेज हैं ये। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले वर्ष 2019 से 21 तक। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले, बहुआयामी गरीब जनसंख्या प्रतिशत में, न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले, बहुआयामी गरीब जनसंख्या यहाँ पे प्रतिशत में है, तो यहाँ पे सर्वाधिक है और यहाँ पे न्यूनतम है। तो एक बार देखते हैं सर्वाधिक में है बहराइच। बहराइच है 54.44% जनसंख्या है और श्रावस्ती की है 49.62%, बलरामपुर की है 41.55%, फिर बदायूं की है 40.37%, फिर सीतापुर की है 40.15%। यानी कि बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा है बहराइच में, फिर श्रावस्ती में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं में, फिर सीतापुर में। और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले हैं और उनकी बहुआयामी जनसंख्या यहाँ प्रतिशत में है, तो सबसे कम है गाज़ियाबाद में 6.93% है, लखनऊ में 8.48% है, कानपुर में 9.11% जनसंख्या है और गौतम बुद्ध नगर में 12.16% जनसंख्या है और हापुड़ में 12.60% जनसंख्या है। यानी कि सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला ज़िला है गाज़ियाबाद, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा लखनऊ में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कानपुर में, कानपुर नगर है ये, फिर गौतम बुद्ध नगर में उससे थोड़ा ज़्यादा और फिर हापुड़ में है। नोट: वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 29.64% दर्ज की गई है। महाराजपुर जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है 29.64%। वैभव फेलोशिप योजना, ये अगला टॉपिक है इसमें। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक का VAI लिया गया है और भारतीय का BHA लिया गया है, वैज्ञानिक का V लिया गया है, जिससे बना है वैभव। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। स्मरणीय तथ्य: भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, NRI, OCI, PIO को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च
शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र रिसर्च इकोसिस्टम में सुधार करना है। चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है क्वांटम प्रौद्योगिकी, दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, तीसरा है कंप्यूटेशनल विज्ञान, चौथा है डाटा विज्ञान, पांचवा है फोटोनिक्स, छठवां है ऊर्जा, सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, आठवां है संचार प्रौद्योगिकी, नौवां है एरोस्पेस प्रौद्योगिकी और 10वां है कृषि विज्ञान। वैभव फेलो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह और अधिकतम 3 वर्षों तक उस संस्थान से संबंध रह सकते हैं। वैभव फेलो अपनी भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करने में मदद करेंगे जिससे वह संबंध हैं। अगला पॉइंट है माहिर MAHIR मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों लेटेस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान हाई इम्पैक्ट रिसर्च संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टिगत हाल ही में माहिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया है। स्मरणीय तथ्य, जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। माहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मिशन को वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की संरचना 2 स्तरीय है जो निम्नलिखित है। पहला है शीर्ष समिति एपेक्स कमेटी। शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी। इसका अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी इसकी अध्यक्षता। दूसरा है तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी। यह समिति अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान, संभावित प्रौद्योगिकियों की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इस मिशन का सचिवालय CPRI बेंगलुरु में स्थित होगा। अगला पॉइंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है के अवसर पर जारी किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करना है। स्मरणीय तथ्य, 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022-23 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। कुल प्राप्तांक के आधार पर 5 शीर्ष बड़े राज्य। तो रैंक है राज्य और कुल अंक हैं। पहले रैंक पे है केरल, अंक है 63। दूसरे नंबर पे है पंजाब, अंक है 57.5। तीसरे रैंक पे है तमिलनाडु, अंक है 56.5। चौथे रैंक पे है मध्य प्रदेश, अंक है 56 और 5वीं रैंक पे है उत्तर प्रदेश, अंक है 52.5। 5वीं रैंक पे है उत्तर प्रदेश, अंक है 52.5। बड़े राज्यों में बिहार 19वें स्थान, कुल अंक 20.5 पर है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य।
तो पहला है रैंक 1 पे गोवा, अंक है 51। दूसरे रैंक पे है मणिपुर, अंक है 40। और तीसरे रैंक पे है सिक्किम, अंक है 39.5। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिज़ोरम अंतिम स्थान पर है। मिज़ोरम अंतिम स्थान पर है 14.5 अंकों के साथ। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो रैंक दी हुई है। पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, अंक 59.5। दूसरा है दिल्ली, अंक है 49.5। और तीसरा है चंडीगढ़, अंक है 45। इसी श्रेणी में लक्षद्वीप कुल अंक है 4, अंतिम स्थान पर है।